हार्दिक स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, जितनी गहराई तक जाकर के, जिस मूल के जड़ तक जाकर के अध्ययन कर रहे हैं, यह अध्ययन अगर आप लोग इस तरह से कर लेते हैं तो यह आप लोगों के एलटी में ही नहीं अपितु टीजीटी, पीजीटी, हाया, यूजीसी, नेट सब में काम आने वाला है। ठीक, क्योंकि इससे गहराई से प्रश्न क्या पूछेगा। हम लोग जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, एक भी पक्ष को शेष नहीं छोड़ रहे हैं। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर सर छूट रहा है, यहाँ पर इसका अर्थ आपने नहीं स्पष्ट किया, तो आप लोग कमेंट करके हमें निसंकोच पूछिए। या वो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं हम लोग हमसे कुछ अगर मिस्टेक भी हो जाए तो उसे आप लोग अवश्य कमेंट करके ये बताइए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्रमशः अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यह देखेंगे कि यह सूत्र कैसा है। तो देखिए, यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। यह भी परीक्षा का प्रश्न है। यह तो आप लोगों को जितने हम लोगों को एलटी के सिलेबस में दिया हुआ है, ये अच संधि या व्यंजन संधि हो, चाहे हल संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, सब में हम लोगों को सूत्रों को याद रखना है कि यह सूत्र कैसा सूत्र, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र पूछ सकता है। यह कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कौन सी संज्ञा करता है। तो यह देखिए, उपसर्ग संज्ञा करता है। यह भी परीक्षा का प्रश्न है, याद रखिएगा, यह उपसर्ग संज्ञा करता है। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि किसकी उपसर्ग संज्ञा करता है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस सूत्र में तो दिया हुआ है सिर्फ उपसर्गा क्रिया योगे। तो इसमें देखिए, प्रादेयः का योग विभाग करके भाष्यकार ने इसको इसी सूत्र का इसको अंश मानते हैं, इसको अलग कर दिया था, प्रादेयः, है ना। तो जब प्रादेयः आ गया तो प्र आदि की, यह प्र आदि की क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। अब तो आगे अर्थ स्पष्ट ही है। प्र आदि की, जब प्र आदि जब क्रिया के योग में आते हैं तब उपसर्गा उपसर्ग संज्ञक होते हैं। बात स्पष्ट हो गई, फिर से समझते हैं। देखिए, क्रिया के योग में अन्वित होने पर, अर्थात क्रिया से अन्वित होने पर प्र आदि उपसर्गा उपसर्ग कहे जाते हैं। अब परीक्षा का देखिए, यहीं से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि प्र आदि उपसर्ग किससे अन्वित होकर के कहे जाते हैं? तो क्रिया से अन्वित होकर के कहे जाते हैं। या फिर प्र आदि उपसर्ग किसके योग में होकर के, प्र आदि किसके योग में होकर के उपसर्ग कहे जाते हैं? तो क्रिया के योग में होकर के उपसर्ग कहे जाते हैं। ये कैसे भी प्रश्न घुमा करके परीक्षा में पूछे, हम लोगों को उसके लिए तटस्थ रहना है। ठीक, अब आइए हम लोग अगला सूत्र की तरफ चलते हैं, और इसमें अब कुछ विशेष आगे है नहीं, इतना पर्याप्त है। अगला सूत्र है भुआदयो धातवः। लिख लेते हैं, सूत्र भूवादयो धातयः। अब देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यह कैसा सूत्र है ना। तो यह भी देखिए संज्ञा सूत्र है। यह भी कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। अब प्रश्न यह उठता है, यह कौन सी संज्ञा करता है? तो यह देखिए धातु संज्ञा करता है। यह क्या कहता है? यह कौन सी संज्ञा करता है? धातु संज्ञा करता है। ठीक, अब लेकिन किसकी संज्ञा, मतलब किसकी धातु संज्ञा करता है? तो भू आदि, यहां पर तो स्पष्ट है कि भू आदि की, भू आदि जब क्रिया के वाचक हो, तो यहां से हम क्रिया की अनुवृत्ति ले लेंगे। भू आदि जब क्रिया के वाचक हो, क्रिया के वाचक हो, तब भू आदि यहां पर जब लिख लेंगे, भू आदि जब क्रिया के वाचक हो तब वह धातु संज्ञक होते हैं, धातवः। स्पष्ट हो गया? फिर से देखिए कि भूवादयो धातवः कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है? धातु संज्ञा करता है। किसकी करता है? भू आदि की करता है। लेकिन भू आदि की कब धातु संज्ञा करता है? जब भू आदि क्रिया के वाचक हो जाते हैं तब वह धातु संज्ञक होते हैं, तब वह
धातु संज्ञक होते हैं। ठीक, तो यह भी आप लोगों को इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, भूवादि कब धातु संज्ञक होते हैं, है ना। ऑप्शन क्रिया के वाचक, संज्ञा के वाचक, सर्वनाम के वाचक, है ना। तो भूवादि कब होते हैं, जब वह क्रिया के वाचक होते हैं, तभी वह धातु होंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है उपसर्गाद रीति धातव। अब यह भी देखिए अपवाद सूत्र है ना। हम लोगों ने कल खूब अपवाद सूत्रों को पढ़ा, वृत्तियों को पढ़ा, अरे वार्तिकों को पढ़ा। अब यह सूत्र देखिए क्या कह रहा है। उपसर्गात, है ना, रीति धातव। आप लोग बिल्कुल कॉपी कलम और किताब भी खोल करके, लघु सिद्धांत कौमुदी खोल करके ही बैठिएगा, है ना। हो सकता है कि कुछ मात्रा मुझसे इधर उधर हो जाए, गलतियां हो सकती हैं, भगवान हम कोई थोड़े हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा, अगर हो जाएगा तो उसे हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। जैसे मैंने अभी फ्लो में निकल गया य व र ल, इनके दो दो भेद होते हैं। तो हमारे एक भाई ने कमेंट किया, सर य व ल के ही भेद होते हैं, र के नहीं होते। वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब होता है तो कभी कभी मुख से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यह क्या कहता है कि उपसर्गात रीति धातव, यह कैसा सूत्र है। तो देखिए, इसको तो हमने मिटा दिया, यह भी संज्ञा सूत्र है, इसको भी याद रखिएगा, संज्ञा सूत्र है और धातु संज्ञा करता है ना। और यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, विधि सूत्र है, यह विधान करता है। किसका विधान करता है, तो कहते हैं कि यह देखिए वृद्धि का विधान करता है ना। अगर मान लेते हैं परीक्षा में आप लोगों से पूछ ही दिया कि उपसर्गाद रीति धातव, यह सूत्र किसका विधान करता है, गुण का, वृद्धि का, दीर्घ का, यण का, फलाना ढिमका, कुछ भी दे सकता है। तो किसका यह विधान करता है, वृद्धि का। यह कैसा सूत्र है, क्योंकि जब भी देखिए उपसर्ग वाली जब बात आती है कि इसमें से उपसर्ग संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो आप लोगों को ये उपसर्गा भी पूछेगा, उपसर्गा क्रिया योगे भी ऑप्शन में देगा और उपसर्गाद रीति धातु भी देगा। क्योंकि दोनों में उपसर्ग की बातें आती है तो छात्र कंफ्यूज होंगे, है ना। तो याद रहे यह विधि सूत्र है। अब यह कहता क्या है, कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग, है ना। यहां पर देख लीजिए, अवर्णांत उपसर्ग, ये कंडीशन हुआ, अवर्णांत उपसर्ग हो, फिर कह रहे हैं इधर ऋकार आदि धातु परे हो, ऋकार आदि धातु परे हो, ऋकार आदि धातु हो, तब क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि एकादेश, एकादेश का मतलब एक आदेश, एक ही आदेश। तो अवर्णांत उपसर्ग और इधर ऋकारांत धातु हो, तब यहां पर एक वृद्धि एकादेश हो जाएगा। उदाहरण के रूप में देते हैं प्रधन ऋक्षति, उदाहरण क्रिएट करते हैं, प्रधन ऋक्षति, है ना, ये रहा प्रधन ऋक्षति। अब जरा देखिए, अब यहां पर जो ऋक्षति है, ऋक्षति में कौन सी धातु है, ऋक्ष धातु है। ऋक्षति में कौन सी धातु है, यहां पर देखिए ऋक्ष धातु है। अब हलंत लगा लेते हैं, ऋक्ष धातु है, तो इसका कंडीशन देखिए यही था ना कि अवर्णांत उपसर्ग हो, कि अवर्णांत उपसर्ग हो, इस साइड में ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अवर्ण आता हो, ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में अवर्ण आता हो। तो प्र में देखिए अवर्ण आया, उपसर्ग भी है, इसीलिए यहां पर यह उपसर्गा, इस चीज को बताना था पढ़ने को, मतलब लिखना था कि, तो अब बताइए अगर ये सूत्र अचानक से लिख देते उपसर्गाद रीति धातु, तब यहां पर प्रश्न उठ जाता कि उपसर्ग किसको कहते हैं। इसलिए महर्षि पाणिनि ने पहले इस सूत्र को लिखा, उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। और ये जो है
कि लघु सिद्धांत कौमुदी में भी हमारे वरदराजाचार्य जी ने इस सीक्वेंस से रखा है सूत्र, हालांकि सब आगे पीछे हैं, तो इस सीक्वेंस से रखा है कि छात्र को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम लोगों को उपसर्ग समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पर बात आती थी क्रिया की, है ना, कि ऋकारांत धातु हो तो धातु किसको कहते हैं, जबकि धातु अब किसको कहते हैं, तो इसलिए जो है कि सीक्वेंस में वरदराजाचार्य जी ने पहले फिर इसको रखा कि आप उपसर्ग भी जान जाए और क्रिया भी जान जाए, तभी ये उपसर्ग और उपसर्ग जान जाए और धातु जान जाए, तभी उपसर्ग और धातु को यहाँ पर समझ पाएंगे। राइट, चलिए तो अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर पुनः वापस आते हैं। तो इसका देखिए अवर्णांत उपसर्ग प्र है, क्लियर। अब इसके बाद कहते हैं कि ऋकारांत धातु हो, अरे ऋकारादि धातु हो, ऐसी धातु हो जिसके आदि में री हो। तो देखिए रिच्छ धातु है, आदि में यह री आप लोगों को नजर आ रहा है, तब इन दोनों का कंडीशन पूरा हुआ, तब इन दोनों के स्थान पर जो है कि वृद्धि आदेश होगा, वृद्धि एक आदेश, यानी कि इसके स्थान पे अ और इसके स्थान पर री, इन दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा आर, यह वृद्धि होगा, वृद्धि आ र, उरर रपरा सूत्र लगेगा, बताने की जरूरत नहीं है, पहले चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रार्थति, प्रार्थति। आगे बातें समझ में आ, ये रहा इनका एक सिद्धि। ठीक, अब बातें यहां पर हम लोग कुछ और भी चर्चाएं कर लेते हैं, जिससे इसमें कुछ परीक्षा के प्रश्न बन जाते हैं। एक तो चर्चा यह हुई कि यहां पर यह सूत्र किसका निषेध करता है, किस संधि का निषेध करता है, किस संधि का अपवाद है ना। यहां पर देखिए अ के बाद हम लोगों को री प्राप्त हो रहा है ना। तो अ के बाद जब री आता है तो कौन सा संधि हो जाती है, गुण संधि होती है, आद गुणः सूत्र लगता है, आद गुणः सूत्र लगता है ना, अ के बाद री। तो अगर परीक्षा में पूछ दे ऑप्शन में दे करके कि उपसर्गाद रीति, इसमें निम्न में से कौन आद गुणः का अपवाद सूत्र है या आद गुणः को निषेध करता है, तो यहाँ पर मित्रों उपसर्गात रीति धातु ऐसा ये सूत्र है। हालांकि और भी जो पीछे हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें से भी कुछ सूत्र मैंने क्रम से बता रखा था, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, वो लोग देख सकते हैं। ठीक, तो मैंने बता रखा था कि कौन किसका किसका निषेध करता है। ठीक, तो अब आज की कक्षा का यह सूत्र जो है आद गुणः का निषेध करता है। यहाँ पर अ के बाद री आया है, गुण संधि प्राप्त थी, लेकिन यह सूत्र आकर के न कहा नहीं नहीं यहाँ पर गुण मत कीजिए, आप यहाँ पर आर करके वृद्धि करके प्राक्षति बनाइए, नहीं प्राक्षति बना देंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कहीं शब्द मिलता नहीं है। आगे बातें समझ में। अब इसी प्रकार से अन्य भी इसके उदाहरण है, जैसे प्रधन रिंजते, कन्याधन रिंजते इत्यादि। तो ये सब उदाहरण जब हम आप लोगों से टेस्ट वगैरह जब हम करवाएंगे तब ये पूछेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें यही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र है एंगी पर रूपम। ये रहा मित्रों एंगी पर रूपम सूत्र। लेकिन इस सूत्र को अध्ययन करने से पहले हम लोग अभी इसी उपसर्गादि धातु सूत्र से एक पॉइंट पर अध्ययन विचार कर लेते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में पूछता है तो बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा होती है। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रधन रिच्छति, है ना, प्रधन रिच्छति क्या बन जाता है, प्रार्थति। ठीक, वृद्धि हो गई। लेकिन हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़े थे प्रधन ऋण, प्रधन ऋण ये बना था प्रारंभ। तो इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि अगर पूछ देगा कि प्रारंभ में किस सूत्र से संधि हुई है, किस वार्तिक से संधि हुई है या प्रार्थति में, तो ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि प्र के बाद री आता है, यहां भी प्र के बाद री ही आता है। तो जब ऐसा पूछ दे मित्रों तो हम लोग यहां पर चूंकि संधि है, आगे का पढ़ो तो पीछे वाला कुछ ना कुछ विस्मृत हो जाता है, लगता है कहीं ना कहीं ये उसी में सम्मिलित होकर के कंफ्यूजन कर रहा है। तो हम लोग इन दोनों में भेद स्पष्ट कर लेते हैं कि यहां पर जो वह पूछा था ये प्रवत्सतर
कंबल वाला जो वार्तिक है, इस वार्तिक से यहाँ पर दीर्घ हुआ है, सॉरी वृद्धि एकादेश हुआ था इस वार्तिक से, है ना। लेकिन इस वार्तिक का कहना क्या था कि इस प्र के बाद ये ऋण शब्द आना चाहिए, ये ऋण शब्द आना चाहिए, धातु वातु की चर्चा नहीं थी, था सीधे सीधे प्र आदि के बाद, प्र के बाद, वत्सर के बाद, कंबल के बाद, है ना, 10 के बाद यदि कोई जो है कि ऋण शब्द आ जाता है तब वृद्धि एकादेश, तो प्र के बाद ऋण शब्द ही आया है। लेकिन जो हम लोग ये उपसर्गात रीति धातु जो पढ़े, है ना, तो इसका क्या कहना था कि अकारांत अवर्णांत यदि उपसर्ग हो तो उसके बाद री जिसके आदि में हो, ऋकार आदि धातु आनी चाहिए। शब्द की यहां पर चर्चा नहीं है, यहां पर देखिए धातु की चर्चा है इस सूत्र में, ठीक, यहां पर शब्द की चर्चा है। तो ये हम लोगों को याद रखना, अगर प्रॉब्लम पूछेगा तो हम लोग उपसर्गात बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम लोग यहीं प्रवत्सतर ही लगाना है, ठीक, उपसर्गात रीति धातु को नहीं लगाना है, जब ये प्रार्थित पूछेगा तभी लगाना है। आगे बातें समझ में, ठीक। तो यही थोड़ा सा भेद बताना था, छूट गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगी पर रूपम की तरफ। अब एंगी पर रूपम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह सूत्र कैसा है। तो देखिए यह सूत्र विधि सूत्र है, किसका विधान करता है, प्रश्न उठा, किसका विधान करता है, पररूप का विधान करता है। यद्यपि पररूप का विधान करने वाले और भी सूत्र हैं, आगे हैं, पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। अब यहीं से हम लोगों को पररूप संधि प्रारंभ हो जाती है ना, वृद्धि संधि वाला चक्कर समाप्त हुआ, पररूप वाला अब चक्कर प्रारंभ हो जाता है, पहला सूत्र। तो पररूप का प्रारंभ हो गया, लेकिन अब किसका पररूप करता है, कहां पररूप करता है, अब उसका यह प्रश्न उठता है। तो परिभाषा में आते हैं, तो कहते हैं कि अवर्णांत उपसर्ग, वही सेम कंडीशन, अवर्णांत हम लोग अभी अभी देखे, ये कंडीशन तो उपसर्गादि रीति धातु वाले सूत्र में भी था, अवर्णांत उपसर्ग हो और इधर ऋकार आदि धातु हो। लेकिन इस बार इस सूत्र में इधर वाला कंडीशन चेंज है, क्या होना चाहिए, एंग आदि, क्या होना चाहिए, एंग आदि धातु होनी चाहिए। लीजिए, बस कंडीशन में इतना ही अंतर है उपसर्गादि रीति धातु और इस सूत्र में। उपसर्गादि रीति धातु में अवर्णांत उपसर्ग था, उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु थी तो वृद्धि हो रहा था, और यहां पर अवर्णांत उपसर्ग है, एंग आदि धातु होगी तो पररूप होगा। लेकिन पररूप कहां होगा, देखिए इसके दो पक्ष होते हैं, पूर्व एक पर, तो जो पर वाला जो स्वर होगा इस पूर्व पर आकर के आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आदेश। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्रिएट करते हैं। प्रधन एजते, प्रधन एजते। अभी देखिए एंग, एंग में कौन से वर्ण आते हैं, सिर्फ ये आएंगे और ओ आएगा, है ना, ए और ओ, यही ये दोनों आएंगे। तो यहां पर देखिए एजते, एजरी धातु है ना, एक कौन सी धातु, तो एजरी यही धातु है, ठीक, इन सबों का लोप होके एज बचता है, चलिए कोई बात नहीं। तो ए इसके देखिए आदि में है एंग। अब इधर देखिए अवर्णांत उपसर्ग है, प्र ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में अ है, प्र ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में अ है। तो अब ये देखिए यहां पर अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, प्र में से क्या निकल गया, अ, फिर यहां से ले लेते हैं ए, फिर लिख देते हैं जते। तो अब यहां पर देखिए ये रहा पूर्व, ये रहा पर, तो यह ए वाला आ करके अ पर आदेश हो जाएगा, अर्थात अ को हटा करके ए अपने बैठ जाएगा, तब पर रूप हो जाएगा। पूर्व को हटा करके पर वाला अपना रूप दे देगा, तो अपना रूप दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्र धन ए धन जते। अब यह वाला ए प्र में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर प्रे फिर जते, बन गया प्रेजते, हो गया। अच्छा सेम अब इसका दूसरा उदाहरण जो देते हैं, उप, इन दोनों उदाहरण को देख लिया जाए, उपधन ओषति, ठीक, यहां पर देखिए अ है, यहां पर ओ है, आ गया एंग, ए और ओ एंग में यही आते हैं,
तो अब यह ओ इसके ऊपर आकर के आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा पो, यानी कि उपोषति। ठीक, अब इसमें विस्तृत में क्या जाना। ठीक, तो यहां पर भी देखिए प्रधनेजते आ गया ना। तो ये तीनों मित्रों बहुत ही कंफ्यूज करता है, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा। प्रधनरिच्छति, अभी आगे और भी आएगा। ठीक, और प्रधन ऋणम, प्रधन ऋण और प्रधन एजते। ठीक, ये तीनों कंडीशन हुए। ये प्र ये तीन सूत्र, तीन उदाहरण है, तीनों में तीन सूत्र लगते हैं। प्रधन ऋच्छत उपसर्गाद रीति धातव, प्रधन ऋण अभी जो हमने बात किया प्रवत्सर कंबल, प्रधन एजते में एंगी पर रूपम। आगे बातें समझ में। अच्छा, ये यहां पर भी एक बात हम लोग कर लेते हैं कि अ के बाद ए। अब इसका यह किसका जो है कि अपवाद सूत्र है, पिछली कक्षा में चर्चा हो चुकी है। यह एंगी पर रूपम किसका पद है, वृद्धि रेची का, है ना, वृद्धि संधि का, वृद्धिरादेश का। ठीक, तो जो वृद्धि संधि थी यहां पर अ के बाद ए के बाद जो वृद्धि होना था, ये वृद्धि न करके पररूप कर देता है। फिर इसी का जो अपवाद, इसका भी अपवाद सूत्र आता है एते द्वितीयुत्सु। विस्तृत चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे, उनके लिए हम प्ले लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोग खोले रहिए, समझाने के लिए यहां पर हम हैं। अचो अंत्यादि टी, अब इस सूत्र को देखते हैं। अचो अंत्यादि टी, यह सबसे पहले देखते हैं कैसा सूत्र है। यह कैसा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र है। किसकी संज्ञा करता है, और कौन सी संज्ञा करता है, टी की करता है। अब किसकी टी संज्ञा करता है यह जानना हो तो इसमें चलते हैं। यह करता है अचो अंत्यादि टी, यानी जो अचो में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे यह देख लीजिए। जैसे हमने यहां पर कोई वर्ड लिख दिया, हम मान लेते हैं राम ही लिख दिए, तो देखिए र है, र में क्या सम्मिलित है, आ के बाद क्या है, म में क्या सम्मिलित है, अ। तब ये बताइए इस वाक्य में अचो में अंतिम अच कौन है, आ तो होगा नहीं, अ होगा। अ अंतिम अच है, तो इसी अ की टी संज्ञा होगी। इस अ की कौन संज्ञा हो जाएगी, टी। और यदि इस अच के बाद अगर कोई हल आ जाता है, तो जैसे उदाहरण में देखिए मनस। अब यहां पर देखिए म में क्या है, अ है, फिर न है, न में भी क्या है, अ है, इसके बाद क्या है, स। इसके बाद क्या है, स। तब इसमें देखिए अंतिम अच कौन सा है, यह अंतिम अच है। इसके बाद एक हल भी हमें मिल दिख रहा है, स। तब इन दोनों की ही टी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात अस, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। आगे बातें समझ में। या तो अंतिम अच रहे तो उसकी टी संज्ञा, या उस अंतिम अच के बाद यदि कोई व्यंजन आ गया, हल अर्थात हल आ गया, तो उसकी भी उसके साथ में टी संज्ञा होगी। अकेले स्वर है तो अकेला है, कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद अब संधि की बारी आती है। जो अगला वार्तिक है सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम। अब चूंकि उसमें टी संज्ञा की बात है, टी संज्ञा की बात है, इसीलिए जो है कि ऐसा इन्होंने कहा। तब सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक को देख लेते हैं क्या कहता है। सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, यह वार्तिककार आकर के कहते हैं कि आपको सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम, अर्थात शक जो है शकंधु, यह गण है ना। आप लोग जानते होंगे
सारे गणपाठ का रचना जो है महर्षि पाणिनि ने ही किया है। और उसमें गण मतलब समूह, शब्दों का समूह, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो कि उन्होंने उन ढेर सारे शब्दों को एक गण में रखा है, और उस गण में उन शब्दों में जो सबसे पहले शब्द होता है उसी के नाम पर उसको गण का नाम रख दिया गया। तो ऐसे ही गण है एक शकंधु, यानी कि शक उसमें पहला शब्द है, उसमें जितने भी शब्द आते हैं सब उसको शकंधु ही कह देते हैं, शकंधु आदिशु, ठीक है। यानी शकंधु आदि गण में पठित जितने भी शब्द हैं उनका भी प्ररूप होगा, ऐसा कहना चाहिए था वाच्य किसको, पाणिनि को। अब उदाहरण स्वरूप देते हैं, पहले ही लिखा गया शकंधु, तो देखिए शक धन अंधु, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या है, इसमें अब हम लोग अब कहेंगे अचुंत्यादि टी, इसकी टी संज्ञा निकालेंगे शक की। तो शक में टी संज्ञा क्या है, शक, इसकी टी संज्ञा क्या है, अ, और यहां पर भी क्या है, अ। तो शकंधादिषु प्ररूपम वाच्यम कहता है कि पूर्व वाले की टी संज्ञा पर वाला रूप आदेश होता है ना। नहीं तो जरा सोचिए आप, अब यहां पर भी अंधु, ठीक। अगर हमको इसी पर इस पर आदेश करना था तो ये तो ऐसे ही हो जा रहा था। यहां पर देखिए आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगा करके सोचिएगा आराम से, तभी ये बातें समझ में आएगी। अब बताइए यहां पर आपका एंगी पर रूप, जैसे कि अगर ऐसे था तो ये सीधे सीधे पर रूप कह देते, एंगी पर रूप मान लेते, काम नहीं करेगा। सीधे सीधे पर रूप कह देते, टी लगाने की क्या जरूरत थी, यहाँ का तो टी का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कह देते तो मनस में जाकर के समस्या होती। खैर चलिए, जब मनस का देखेंगे सिद्धि तब बता देंगे। तब इस पूर्व पर यह पर आदेश होकर के क्या हो जाएगा, अ। बाद में यहां भी अ है, यहां भी अ है, तो स्वाभाविक सी बात है अ ही होगा। लेकिन यहां पर कौन से लोगों को संधि प्राप्त थी, दीर्घ संधि, है ना। अधन अ बराबर आ होकर के शकांधु होना चाहिए था। तो जब यहां पर अ ही रह गया तो शक अधन अंधु। अब यहां देख लीजिए इस तरह से, शक धन अधन धु, तो अब क में अ चला आएगा तो क्या हो जाएगा, शकंधु, है ना। ये पररूप हो गया। इसके टी पर पररूप हो रहा है, याद रखिए यह वार्तिक टी संज्ञा पर पररूप आदेश करता है ना। अब इसी तरह से आप लोग करकंधु का भी सिद्ध कर सकते हैं। अगला उदाहरण इसमें क्या दिया था, क्या दिया है, करकंधु, इसका भी सिद्ध कर सकते हैं, सेम वैसे ही है। अगला उदाहरण है कुल्टा, कुल्टा, इसका भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, कुल धन अटा, कुल धन अटा। अब यहां पर इसकी जो टी संज्ञा क्या होगी, अ। इसकी टी संज्ञा पर इस अ का पररूप आदेश होकर के कुलटा ही बनेगा, नहीं तो वृद्धि संधि लग दीर्घ संधि लग करके दीर्घ हो जाता, कुलाटा। अब इसके बाद जो अगला उदाहरण इसका है मनीषा। अब मनीषा पर चर्चा करते हैं। अब मनीषा है देखिए ना, तो मनीषा में देखिए है मनस, मनस धन ईशा, मनस धन ईशा। अब देखिए अगर टी संज्ञा नहीं करते, यहां पर तो आप लोगों को टी संज्ञा की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसमें, इस करकंधु में, इस कुलटा में, इस करकंधु में, और यहां पर ये शकंधु में। चूंकि टी संज्ञा की क्या आवश्यकता थी, बस सीधे कह देते इसके अंत वाले पर इसका हो जाता। लेकिन अगर ऐसा कह देते तो फंस जाते, कहां आकर के, मनीषा पर आकर के फंस जाते, क्योंकि मनीषा भी तो शकंधवादी सुगण में पठित है, तो मनीषा में फंस जाते। अब यहां इनको स पर आदेश करना पड़ जाता। अब यहां पर जब टी संज्ञा बोले हैं तो ये देखिए रहा मन, और मन, इसमें से जब हम लोग इसकी टी संज्ञा निकालेंगे तो बच जाएगा अस, अस धन ईशा। अब देखिए है ना, तो इस पूरे अस को हटा करके ई आदेश हो जाएगा। तो जब ई आदेश हो जाएगा तो मन धन ईशा। अब इसको हम लोग जोड़ मिला देंगे तो इस पे चला आएगा, क्या हो जाएगा, मनीषा। ठीक, आगे बातें समझ में ना।
तो यहाँ इसीलिए इनको टी संज्ञा कहना पड़ा। इन उदाहरणों में यदि टी संज्ञा नहीं कहते तब वो काम चल जाता, लेकिन मनीषा में तो टी संज्ञा इनको कहना पड़ता है ना। इसलिए सोचिए कि पहले से हम कह दे टी संज्ञा पर ही उसके पररूप आदेश होता है। ठीक, इसी तरह से हलीसा भी होगा, लांगलीसा होगा। आप लोग ये सब उदाहरण में दिया हुआ है। 3 समूह का भी आप लोग कर लीजिएगा। लांगलीसा और होगा पतत धन अंजलि, पतंजलि, है ना, पतंजलि। यह परीक्षा में पूछा है, लांगलीसा भी पतंजलि भी, है ना। इसका भी क्या होगा, पतत धन अंजलि होता है, पतत धन अंजलि। ये यहां पर इसके टी संज्ञा पर इसका भी पररूप आदेश हो जाता है, तो अर्थ के जगह पर अ आदेश हो जाता है। इसी तरह से सारंग, सारंगः, यह भी देखिए दिया हुआ है, सारंगः। अगला है ये सीमंतः, सीमंतः में भी कौन संधि है, पररूप संधि है। सारंगा में भी कौन संधि है, पररूप है। पतंजलि, लांगलीसा, हलीसा, यह सब याद कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सब परीक्षा में पूछता है। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं उमांगोष्ठ सूत्र पर। तो पहले इसे साफ कर लिया जाए। अब हम लोग आइए अगले सूत्र उमांगोष्ठ की तरफ चलते हैं। यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछता ही पूछता है। इसी के अंतर्गत शिवेही आता है, जो कि आप लोग जान रहे होंगे कि परीक्षा की दृष्टि से शिवेही की सिद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। और जो लोग सिद्धि जानते हैं उनको ठीक है, नहीं तो हम जो सिद्धि बताएंगे कि इसमें क्या रीजन से ऐसे बनता है, अब उसको आइए हम लोग गहराई तक उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं उमांगोष्ठ। तो सर्वप्रथम देखते हैं यह कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। किसका विधान करता है, पररूप का विधान करता है ना। यह परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है। उमांगोष्ठ विधान करता है पररूप का, संज्ञा, यह पररूप का विधान करता है, वृद्धि का, गुण का, इस प्रकार से। ठीक है, तो यह किस परीक्षा में पूछा मुझे याद नहीं है, लेकिन यह पूछा है। तो यह पररूप का विधान करता है। इंगी पररूपम भी पररूप का विधान करता है, और यह भी, लेकिन देखने में नहीं लग रहा। उमांगोष्ठ, ओम आंग च मतलब और ओम और आंग के रहने पर भी च मतलब और पररूप आदेश हो, तब ऐसा सूत्र बनता है। तो क्या होगा, क्या कहते हैं, अवर्ण से परे, अवर्ण के बाद यानी अंत में हो। अगर कहते हैं 2 शब्द मिल जाए आपको, एक तो ओम मिल जाए, दूसरा आंग मिल जाए, तब ये पररूप आदेश हो जाता है, यानी ये वाला स्वर आकर के पूर्व वाले वर्ण पर लग जाता है, पररूप आदेश हो जाता है। अब उदाहरण क्रिएट करते हैं। शिवाय धन ओम नमः, ओम नमः। हकीकत में कहिए तो यह होता है ओम नमः। क्या है, ओम नमः, लेकिन यह मोनुस्वार सूत्र से मां को अनुस्वार होकर के विकल्प से फिर वा पदांत से लग करके सिद्ध हो जाता है ओम नमः। ठीक, जब व्यंजन पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तब ये वो ओ जो है, अब देखिए यहां पर अ है और यहां पर देखिए ओम है। ओम आया गया ना, पहले ओम को देख रहे हैं हम लोग, आंग का तो बाद में देखा जाएगा। तो यहां पर देखिए अ के बाद ओम आ गया। अब यह पररूप होकर के इस य के अ में ओ आकर के लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, शिवायो नमः, शिवायो नमः। आगे बातें समझ में। ठीक, अब इसके बाद जो अगला उदाहरण है वह है शिवेही का। अब इसको मिटा करके हम लोग आंग वाला उदाहरण देखते हैं शिवेही का। ठीक, अब देखिए शिवेही में कैसे होगा। शिव धन, आंग का मतलब हो गया आ, अंग का लोप हो गया, शिव धन आधन ई, ये बनता है। अब यहां पर आंग है, तो सर्वप्रथम हम लोग इसकी संधि कर लेते हैं।
आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, एही। ठीक, एही। अब इधर बन गया शिव। ठीक, अब पररूप आदेश करना है ना। तो अब यह बताइए आप लोग कि अब क्या यह मांगोश सूत्र काम करेगा, यहां पर नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो क्यों, क्योंकि अ के बाद यह तो कंडीशन सेम है कि ओ अवर्णांत के बाद ओम और आंग होना चाहिए। यहाँ पर अ तो है लेकिन यहाँ पर आंग कहाँ है, यहाँ पर तो ए दिख गया, आंग ही नहीं है, तो यह सूत्र काम नहीं करेगा। तब पररूप आदेश कैसे होगा, नहीं होगा। तब उसके लिए एक सूत्र आता है आगे, तब कहते हैं तुरंत, किताब में देखिएगा अंतादिवच्च, यह अगला सूत्र बताते हैं अंतादिवच्च। यह क्या कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर जो वह एक आदेश जो किया जाता है तो वह पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान हो, पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान हो। अर्थात कुल मिला जुला करके बस एक ही लाइन में इतना ही समझिए कि यह यहां पर अभी भी आ दिखाई देगा इस सूत्र के अनुसार। यह सूत्र फिर अंतादिवच्च इनको पाणिनि को कहना पड़ता है। इसको हम अतिदेश सूत्र कहते हैं। इसको कैसा सूत्र कहते हैं, अतिदेश सूत्र, है ना, अतिदेश सूत्र। कि तो यह आकर के कह देता है कि देखिए भाई, जो यहां पर आप पहले तो आ था ना, अब बाद में संधि होकर के तब न ये हुआ है, यहां पर गुण आदेश हुआ तब न हुआ है। ठीक, लेकिन देखिए यहां पर अभी भी आ ही है। जो जो कार्य आंग को लेकर के किया जाता है वही वही कार्य आप ए को भी लेकर के कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वह पूर्व के अंत के समान तथा पर के आदि के समान होता है। जैसे किसी को ले लीजिए एक ही बेटा हो, तो वह क्या आदि क्या अंत, जब एक ही है तो क्या आदि क्या अंत। तो उसी प्रकार से है, जब एक ही है तो इसको आदि कहिए चाहे अंत कहिए, पहले तो अकेले ना है, बाद में नहीं मिला है इसमें, तो इसको पूर्व ही समझिए। तो क्या आदि क्या अंत, तो जो ये आदि या अंत है यह आज भी या वहां पर यही दिखाई देगा। ठीक, अगर मेरी बात को समझे होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो बस एक लाइन में समझिए कि इसको यहां पर आहीन माना जाएगा, ए नहीं माना जाएगा। किस सूत्र के द्वारा, इस अंतादिवच्च सूत्र के द्वारा। तो जब यहां पर आ माना जाएगा तो अभी भी यहां पर जब आ है तो हमारा अमांगोष्ठ सूत्र काम कर जाएगा और यहां पर पूर्व रूप पर रूप होकर के ए इस पे लग करके क्या बन जाएगा, स्वेही। आगे बातें समझ में ना। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न यह भी बातें उठती होंगी, तो ये काहे को लफड़ा पालने गए। ठीक, हम यही शिवांग कर दिए होते, यहाँ शिव में आ करके यहाँ पर हम शिव और आ में वृद्धि करके हम शिवा बना दिए होते, फिर शिवा के बाद यही कर दिए होते, है ना। अब यही इसके बाद यहाँ पर और यहाँ के बाद ही आता है तो गुण हो जाता है, हम यहाँ गुण करके हम शिव ही बना दिए होते, है कि नहीं। ठीक, ये भी शिवे ही बना और यहां भी शिवे ही बना है, दोनों तो बात एक ही हुआ है, तो हम इस तरह कर दिए होते। क्या जरूरत थी एक सूत्र लिखने की, फिर यही कहने की और यह पूर्व रूप और पर के अंत के समान एक समान होगा, क्या आवश्यकता थी। तो देखिए पाणिनि ने एक चीज बनाया है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, कि जहां पर एक होता है, देखिए बहिरंग कार्य, बहिरंग कार्य, एक होता है अंतरंग कार्य। यह दो प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो अगर तो पाणिनि का बहिरंग का मतलब होता है जो इमरजेंसी ना हो, जो बाहरी हो, और अंतरंग का मतलब होता है जो अंतरंग अर्थात इमरजेंसी। हॉस्पिटल में जाएंगे यदि बीएचयू में तो ये शब्द आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई पड़ जाता है कि बहिरंग अंतरंग। तो बहिरंग का मतलब हो जाता है ओपीडी और अंतरंग का मतलब होता है इमरजेंसी, है कि नहीं, ये आपातकालीन। कहने का मतलब, अच्छा अब जरा सोचिए यहां पर अगर दोनों रोगी आ जाएंगे,
ठीक है। एक ठो आ गया रोगी हाथ पहले ही से टूटल है, प्लास्टर काटना है, और एक ठो आ गया कि उसका हाथ टूटल है, प्लास्टरे नहीं लगा है। ठीक, तो दोनों का तो एक ठे का इमरजेंसी होगा, अब प्लास्टर काटने वाले का क्या होगा, बहिरंग होगा ना। तो पहले काम किसका, डॉक्टर पहले काम किसका करेगा, अंतरंग वाले का, जिसका कि अभी प्लास्टर ही नहीं लगा है, अभी उसका प्लास्टर लगाना है, हाथ टूटा चिल्ला रहा है, तो पहले अंतरंग कार्य होगा, एक्सीडेंट जिसका हो गया। अब बहिरंग का ओपीडी का मतलब बादों में होता रहेगा, ये आपातकालीन सेवा। ठीक इसी तरह से पाणिनि ने भी लगाया है कि आ उपसर्ग और ई ही धातु कि जहां पर यदि यह दोनों उपस्थित हो जाए, अगर मान लेते हैं इमरजेंसी कोई नहीं है, बस बहिरंग ही है, तो बहिरंग ही करेंगे पहले, लेकिन अगर दोनों साथ में जब उपस्थित हो जाएंगे तब पहले अंतरंग करेंगे। तो यही पाणिनि का भी कहते हैं कि यह अंतरंग बहिरंग जब दोनों उपस्थित हो जाए तो ये धातु और उपसर्ग, धातु धन उपसर्ग हो चाहे उपसर्ग और धातु हो, यह देखिए यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह अंतरंग के अंतर्गत आते हैं। यह क्या है, अंतरंग है, यह क्या है, अंतरंग है। तो जब यह अंतरंग है तो यह इमरजेंसी है, तो पहले हम धातु और उपसर्ग को जोड़ेंगे, इस शिव को नहीं जोड़ेंगे, इसलिए मजबूरी है पहले आ और ई को जोड़ करके ए ही बनाना, इसलिए इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये अंतरंग के अंतर्गत आते हैं, तो हम इनको जोड़ दिए। जब ए ही हो गया तो यहाँ पे पररूप तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो वृद्धि उपस्थित हो गया, और के बाद ए आता है तो वृद्धि हो जाती है, तो शिवाय ही बनता, तो वृद्धि कर देते तो क्या बन जाता, ये बनता ना शिवाय ही, ये रूप बन जाता जो कि अनिष्ट होता। तब इनको ला करके फिर अंतादिवच यह सूत्र लाना पड़ा, अंतादिवच को कहे भैया अंतादिवच तुम आ जाओ, नहीं तो काम बड़ा गड़बड़ हो रही है, शिव ही बन जा रहा है, तुम आ करके अब बताओ यहाँ पर एक स्थान पर अभी भी तुमको आंग है, तुम जो जो आंग के रहते काम कर सकते थे तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतादिवच आकर के कह दिया, और यहां पर अब वही चीज हो गया, यहाँ पे बन गया, अब ये सूत्र लग करके क्या बन गया, शिवे ही। तो मित्रों ये रहा आज का क्लास। अब अंत में एक दो बातें और जान लीजिए आप लोग कि यह उमांगोष्ठ किसका जो है कि अपवाद सूत्र है। तो यह परीक्षा में अगर पूछ दे तो यह समझिए कि यह दो का अपवाद सूत्र है, एक तो आपका वृद्धि रेची का अपवाद सूत्र है, और एक अकह सवर्णे दीर्घ का, एक अकह सवर्णे दीर्घ का अपवाद सूत्र है। ठीक, तो ये दो सूत्रों का अपवाद सूत्र है, ये दो सूत्रों का यह अपवाद अकेले उमांगोष्ठ है। अगर आ जाए परीक्षा में उमांगोष्ठ किसका अपवाद सूत्र है, ऑप्शन ए वृद्धि रेची, बी अकह सवर्णे दीर्घ, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे, सी उपर्युक्त दोनों। क्योंकि यहां देखिए दीर्घ प्राप्त था, अकह सवर्णे दीर्घ बाद किया है ना, यहाँ पर क्या किया, बाद किया, तो यहाँ पे आपका अकह सवर्णे दीर्घ अपवाद हो गया। और यहाँ पर देखिए शिव धन ए ही, यहाँ पर हमको वृद्धि प्राप्त थी वृद्धि रेची से, तो वृद्धि का भी निषेध किया, तो दोनों का अपवाद सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कल से देखेंगे अकह सवर्णे दीर्घ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आप लोगों को कैसा लगा यह क्लास, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमो नमः।